Now, friend, in today's session, we are going to see a very crucial process of appointment of arbitrator. मैं पहले आपके साथ कुछ लॉजिकल डिस्कशन करूंगा, एक जनरल डिस्कशन करूंगा, एंड फिर हम एकदम थियोरिटिकल डिस्कशन में जाएंगे जो इवन मॉड्यूल से भी बेटर होगा. एंड फ्रेंड्स, मैं एंड में, बिकॉज अभी तक आपके पास नोट्स नहीं है, तो मैं एंड में आपको मॉड्यूल के कितने पेजेस आपको पढ़ने वो बता दूंगा. एंड ऑब्वियसली आप यहाँ लेक्चर के डिस्कशन को देखने के बाद अगर मॉड्यूल देखोगे तो लेक्चर का डिस्कशन इज ऑब्वियसली 150% ऑफ व्हाट इज गिवन इन मॉड्यूल. So you will not face any of the difficulties. Now, friends, procedure of appointment of arbitral tribunal. This is very important and it will be A category. Now, appointment of arbitral tribunal by three things: by permanent arbitral institution. मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में व्हाट इज परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डिस्कस किया है, जैसे आईसीसी, फिक्की, आईसीएडीआर, जीसीसीआई, राइट. तो ऑल दोज आर परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, वो अपॉइंट कर सकते हैं. दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बाय कोर्ट्स, and third is by parties to contract. Right, this is the scenario. Now, if we come to first, by permanent arbitral tribunal, on reference by A, parties to contract. यानी कि फ्रेंड्स, बॉयज एंड गर्ल्स जो हमारे एग्जाम्पल में पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट थे, उन्होंने ही डिसाइड किया था कि भाई हम जब आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना चाहते हैं, हम सीधा किसको रेफर करेंगे? परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को. तो उन्होंने ही रेफर किया. या फिर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ने रेफर किया कोर्ट को, एंड कोर्ट ने किसको रेफर किया? परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को. और बाय दूसरा फ्रेंड्स आता है कोर्ट्स. कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में क्या रखना है? डोमेस्टिक कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन होगा तो कोर्ट विल बी हाई कोर्ट. इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन होगा तो कोर्ट विल बी सुप्रीम कोर्ट. व्हाट इज डोमेस्टिक कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन? बोथ द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन आर ऑफ इंडिया. एंड व्हाट इज इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन? जब कोई भी एक पार्टी आउट ऑफ इंडिया की होगी, मीन्स दे बिलोंग टू अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, देन इट इज एन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन. राइट. एंड कोर्ट्स क्या करेगी? ऑन reference to courts, comma, either A, कोर्ट्स अपॉइंटेड, यानी या तो कोर्ट अपॉइंट करेंगे या तो कोर्ट्स रेफर टू पे, यानी या तो कोर्ट आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगी या तो कोर्ट सीधा किसको रेफर कर देगी? कोर्ट सीधा रेफर कर देगी द मैटर टू परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन. दैट्स व्हाई परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट भी आता था एंड कोर्ट्स भी आता था. एंड तीसरा आता है बाय पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. बाय पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम पूरा डिटेल में देखते हैं.
सो वेरी इंपॉर्टेंट इज अपॉइंटमेंट बाय इंस्टीट्यूशन या पार्टीज या बाय व्हाट को। अब हम मेन कौन सा डिस्कशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। जब पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट अगर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना चाहती है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट अगर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना चाहती है, तो हाउ दे विल डू इट, हाउ दे आर गोइंग टू मूव अहेड। अब एक चीज खाली ध्यान में रख लेनी है, नोट if there is any disagreement between parties to contract, and disagreement किस चीज के लिए है, with respect to appointment of arbitral tribunal, then parties to contract shall either A, do reference to courts or do reference to permanent arbitral institution। यानी जब पार्टीज डिसाइड करने वाली है, पर उन पार्टीज के बीच में क्या हो जाता है, डिसएग्रीमेंट। यानी डिसएग्रीमेंट किस चीज के लिए है कि भाई कौन आर्बिट्रेटर की तरह अपॉइंट हो, देन इन दैट एब्सोल्यूट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, पार्टीज विल मेक अ रेफरेंस टू ईदर द कोर्ट और टू परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। दैट इज द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। ये खास एक ध्यान रखना है। सो डिसएग्रीमेंट की बात जब आएगी तो डायग्राम के अंदर तो मैं इसे 3 डॉट्स कर दूंगा। 3 डॉट्स यानी आपको सीधा ये पॉइंट को रेफर करना है। Now coming on to the main point, appointment of arbitral tribunal, appointment of arbitral tribunal by parties to contract। यहां पे हमें 2 चीज डिसाइड करनी होगी। सोल आर्बिट्रेटर या मोर देन वन आर्बिट्रेटर, राइट। देयर आर 2 सिचुएशंस। अब हम पहले आ जाते हैं, अगर हम एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने वाले, both the parties to contract can refer an arbitral tribunal and both parties to contract shall mutually appoint one person as arbitral tribunal। तो दोनों पार्टीज को मिलजुल के एक इंसान को अपॉइंट करना होगा। एंड खास करके इफ दिस अग्रीमेंट, तो फिर व्हाट इज दैट, इफ दिस अग्रीमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट होगा, लाइक इन दैट सिचुएशन या तो parties will refer to court या parties will refer to this permanent arbitral institution। so मैंने सीधा 3 डॉट कर दिया। 3 डॉट यानी you need to take this particular point there। अब बात आती है, अगर आर्बिट्रेटर्स मीन्स अगर पार्टीज ने डिसाइड किया कि वो मोर देन वन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने वाले, तो फिर
इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हो गए वो क्या इवन हो गए या फिर ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इवन या ऑड। अब अगर इवन है तो इट विल बी वेरी इजी। व्हाई वेरी इजी? एग्जाम्पल, 4 आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, 4 आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने, राइट? या फिर आप ऐसा कह सकते हो 4 इंसान को अपॉइंट करना है एज एन आर्बिट्रेटर, राइट? तो व्हाट विल हैपन? ईच parties to contract shall appoint 2 persons as arbitral tribunal। यानी गर्ल्स एंड बॉयज है और वो 4 पर्सन को अपॉइंट करने वाले, तो 2 पर्सन को अपॉइंट करेंगे बॉयज, 2 पर्सन को अपॉइंट करेगी गर्ल्स, राइट? सो दैट्स हाउ द सिनेरियो विल बी देयर। ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और अगर ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, अगर हम 5 पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो फिर इन दैट सिचुएशन ईच पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट shall appoint 2 persons as arbitral tribunal। Then further, such 4 persons shall appoint 1 person as प्रिसाइडिंग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यानी वो लोग, यानी बॉयज 2 को अपॉइंट करेगी, गर्ल्स 2 को अपॉइंट करेगी, और वो बॉयज एंड गर्ल्स के द्वारा जो 2 आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया गया है, वो 4 आर्बिट्रेटर मिलजुल के 5वें आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड ध्यान क्या रखना है, अगर कोई भी प्रकार का डिसएग्रीमेंट हुआ तो वो 4 आर्बिट्रेटर या तो परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को रेफर करेगी या तो कोर्ट को रेफर करेगी, एंड परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन या कोर्ट जिस किसी को रेफरेंस किया गया है वो उस 5वें आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर देंगे। वापस से इवन नंबर पे जाते हैं। मान लो 6 आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना, तो वेरी सिंपल 50-50% कर दो। 3 आर्बिट्रेटर को बॉयज अपॉइंट करेंगे, 3 आर्बिट्रेटर को गर्ल्स अपॉइंट करेंगे। मान लो 5 की जगह 7 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना, तो 3 आर्बिट्रेटर को गर्ल्स अपॉइंट करेगी, 3 आर्बिट्रेटर को बॉयज अपॉइंट करेगी। ये 3 यानी 6 आर्बिट्रेटर मिलजुल के 7वें आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, एंड दैट 7th आर्बिट्रेटर विल बी नोन एज प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। एंड इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट, दे विल रेफर टू पई और कोर्ट, एंड पई या कोर्ट विल अपॉइंट द 7th arbitrator. So that's how, friends, the appointment will take place. I request you to pause this video and you can copy down the same. Now, friends, let us read this from material. पहले हम लॉजिक डिस्कस करते हैं।
या ICI मॉड्यूल जैसे, फिर एक अलग आंसर भी आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. A category. Appointment procedure is always subject to party autonomy. In other words, parties are given freedom to make any procedure for appointing the arbitrators. That is, the parties can decide upon the procedure for choosing the arbitrator. And वो procedure बहुत simple भी हो सकती है. It can be as simple as tossing a coin or as complicated as they want. यानी वो कोई भी हो सकता है. But the most common procedures are: the parties will jointly appoint. Each party will appoint one, and the two arbitrators would appoint the rest. And the appointment would be made by the unrelated person or institution. Here they want to say institution, a permanent arbitral institution. Example, president of ICAI or president of FICCI, etc. There may, however, be times when, first, A, parties may not have decided upon an appointment procedure, or parties may have decided upon a procedure and such procedure requires further action, but party, arbitrator or institution fails to act as required upon by the procedure. To deal with both the scenarios, the law, namely section 811 of the act, provides alternative procedure. यानी दोनों सिचुएशन को कवर अप करता हुआ alternative procedure है. Scenario 1. अगर मान लो हमें एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है. इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर इज 1, बॉयज जो पार्टी 1 है, गर्ल्स जो पार्टी 2 है, वो दोनों ज्वाइंट अपॉइंटमेंट करेंगे किसी एक का एज व्हाट, एज सोल आर्बिट्रेटर. When an appointment is made jointly by both the parties have to agree upon with the arbitrator who the arbitrator would be. Usually one party writes to another party forwarding a list of names of potential arbitrator. If the other party approves one name from the list, then that individual would be arbitrator. But if not, then the other party would propose new names to the first party. This would go on till both parties agree upon one name. When a joint appointment was required, party 1, yani boys, sent the following names to party B: Sunil, Peter, Minakshi, Iqbal and Anil. None of them was acceptable to party 2, yani girls, which sent the following names to party 1: Akram, Shami, Sebistan, Arti, Debashish. From this list, party 1 was agreeable with Shamik and informed party 2. Then in this case, Shamik would be arbitrator and would be considered to be jointly appointed by both boys and girls. Getting friends? So very simple it is. ये सब मॉड्यूल का ये फ्रेंड्स. अब मान लो if the number of arbitrator is more than 1, तो पार्टी 1 ने A को बोला, पार्टी 2 ने B को बोला, पार्टी A एंड पार्टी B दोनों मिलजुल के एक प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे. और मैंने तो आपको डिटेल में आगे डायग्राम से समझा दिया कि ऑड इन नंबर एंड इवन इन नंबर, राइट. तो एग्जांपल, where 3 arbitrators were to be appointed, party 1 selected Sunil as an arbitrator. Okay. Party 2 selected Iqbal as an arbitrator. The 2 arbitrators jointly discussed following names: Shamik, Peter, Minakshi, out of which they selected Minakshi as third presiding arbitrator. Similarly, where 5 arbitrators are to be appointed, each party will appoint 2 arbitrators and 4 arbitrators will together appoint the 5th arbitrator, 5th presiding arbitrator. So this is first scenario where parties have decided regarding appointment. Now second scenario is, अगर parties ने decide ना किया, there is also a possibility that though the parties have selected a procedure to appoint an arbitrator, a party, person or institution may not do what is required to be done, required of them under the procedure. For example, if according to the agreed procedure, the appointment of arbitrator or arbitrators was to be made by ICAI, by a permanent arbitral institution, president, but such an appointment was not made, such a situation would fall under scenario 2. In such situation, parties would have to approach to the authorities designated under the Arbitration and Conciliation Act for appointment of arbitrator. The designated authorities, अगर international commercial arbitration हो, तो Supreme Court, and High Court when it is for domestic arbitration,
right? And this is how the things goes. You can just read this particular paragraph. Moreover, very important point to remember, a constitutional bench of Supreme Court of India has observed that once the appointment has been made by appointing authority, it could not be challenged before arbitral tribunal or any other court. यानी अगर कोर्ट अपॉइंट करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, तो इट कैन नॉट बी फर्दर चैलेंज्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी रिमेंबर्ड. हम आगे देखते हैं कि हाउ वी चैलेंज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. ये फ्रेंड्स एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी. अब एग्जाम में चाहो तो आप ऊपर वाला भी लिख सकते हो केस स्टडी में, और अगर आप लीगल आंसर चाहते हो तो भी आई एम हियर विद द आंसर. अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर सेक्शन 11. नेशनैलिटी. अब देखो नेशनैलिटी ऑफ आर्बिट्रेटर का प्रश्न कब आएगा? जनरली व्हेन इट इज इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन. बिकॉज डोमेस्टिक होगा तो दोनों आर्बिट्रेटर इंडिया के हैं, तो दोनों पर्सन इंडिया के, तो आर्बिट्रेटर भी इंडियन होगा. बट इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, दो में से जो दो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होती है उनमें से एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड इंडिया की होती है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. तो व्हाट इज द पॉइंट टू बी नोटेड दैट अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी may be appointed as an arbitrator. Thus, arbitrator may be of a nationality other than the nationality of any or all of the parties. Right? ऐसा कोई रूल नहीं है. The parties may agree that a person of particular nationality shall only be appointed as an arbitrator, or a person of particular nationality shall not be appointed as an arbitrator. Simply speaking, unless otherwise agreed by parties, a person of any nationality may be appointed as an arbitrator. उनके बीच में जो भी डिसाइड किया गया कोई भी इंसान आर्बिट्रेटर बन सकता है. The parties are free to agree on a procedure for appointment arbitrator. अब सबसे पहली सिचुएशन लेते हैं. Situation where no procedure for appointment is agreed between parties. Procedure decided. तो फिर if the parties fail to agree on a procedure for appointing the arbitrators, then each party shall appoint one arbitrator, and the two appointed arbitrators shall appoint the third arbitrator, who shall act as a presiding arbitrator. हमारा नॉर्मल सिचुएशन. दूसरा सिचुएशन, no procedure is agreed and there is a failure to appoint the arbitrator within 30 days. In case of arbitration with three arbitrators, if parties fail to agree on a procedure for appointing arbitrator, right, यानी parties fail हो जाती है, and any party fails to appoint an arbitrator within 30 days from the receipt of request to do so from the other party, or the two appointed arbitrator fails to agree on third arbitrator within 30 days, then the appointment shall be made upon a request of a party by Supreme Court if it's an international, or by High Court if it's a domestic arbitration. Very simple. And any appointment of an arbitrator made by Supreme Court or High Court shall be final, and जैसे हमने आगे देखा ना, and no appeal shall lie against such appointment. तो एकदम फुल एंड फाइनल हो जाएगी, उसके सामने फर्दर कोई अपील हो पाएगी. दैट्स वेरी मच नेचुरल. अब एक और सिचुएशन वेयर नो प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट इज अग्रीड बिटवीन द पार्टीज. अ सोल आर्बिट्रेटर इज टू बी अपॉइंटेड and there is a failure to appoint the sole arbitrator within 30 days. So, but not an issue. In that situation, the request will be made to court. The similar answer will come. In case of an arbitration with a sole arbitrator,
but the parties fail to agree on a sole arbitrator within 30 days from receipt of request by one party from the other party, then the appointment shall be made upon a request of a party by the Supreme Court in case of international, High Court, domestic, simple, and any appointment shall not be liable for any further. So this was, friends, one of the very crucial topic with respect to appointment. एंड ये जो बार बार हम पूरे आंसर में कोर्ट को रेफर करने की बात करते थे, उसमें कई बार हम पई को भी रेफर कर सकते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करके रखना है, if appointment of arbitral tribunal is done by appointing authorities, that is nothing else, that is court, then it shall not be challenged either before arbitral tribunal or court. That is, appointment of arbitral tribunal by court shall be full and final. वो एकदम क्या होना चाहिए, फुल एंड फाइनल होना चाहिए. उसके खिलाफ फर्दर कोई भी प्रकार की अपील हो सकती नहीं. मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, ये दोनों चीज खास टॉपिक. Now friends, we are moving towards one another answer. Duties of an arbitral tribunal. Duties of an arbitral tribunal. This is also important answer. पहले हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, फिर डिटेल में जाते हैं. सब कुछ एकदम बेसिक्स के ऊपर ही बेस्ड है, सो आप कुछ नया नहीं आएगा, बिकॉज हमारा पार्ट ए इतना स्ट्रांग था, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग किए थे कि बाकी सब आपको बहुत इजी लगने वाला है. इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. यानी अगर मैं आर्बिट्रेटर हूं एंड बॉयज एंड गर्ल्स आर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे दोनों को हमेशा एक इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए. मुझे कभी भी उनमें कोई भेदभाव करना चाहिए नहीं. दूसरी चीज, नो यूनिलैटरल कम्युनिकेशन विद पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. यूनिलैटरली वन वे कम्युनिकेशन, यानी कभी भी मैं अकेले बॉयज के साथ या कभी भी मैं अकेले गर्ल्स के साथ कोई बात नहीं करूंगा. मैं हमेशा बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को साथ बिठा के एक साथ ही बात करूंगा. नो वन वे टॉक, राइट, बिकॉज दैट माइट लीड्स टू सम काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस और बायसनेस.
जब भी कोई भी हियरिंग होगा या कुछ भी होगा, तो आई ऑलवेज गिव नोटिस ऑफ हियरिंग टू बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ वेरी सिमिलर मैनर एंड ऑलवेज टू बोथ द parties to contract. This is my duty. And bear in mind, friends, when an arbitral tribunal will fail to discharge its duty, that will be challenged. Timely disposal of arbitration proceedings. हमने कल देखा था कि लगभग 12 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए. सो ये कंप्लीट करना मेरी एक आर्बिट्रेटर की, यानी कि एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की क्या हो जाएगी, एक जिम्मेदारी हो जाएगी कि मुझे कुछ भी करके ये 12 महीने के अंदर कंप्लीट करना ही होगा, या उससे भी शॉर्ट टाइम में. मुझे ध्यान रखना है कि जो भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मुझे इंफॉर्मेशन देती है, जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं, ये सब कुछ एकदम कॉन्फिडेंशियल हो. पार्टीज एंड मेरे अलावा किसी भी और को पता चलना चाहिए नहीं. जब 3-5 वैसे आर्बिट्रेटर होते हैं, एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर होते हैं, तो हमेशा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो एकदम थॉटफुल डिसीजन होगा, राइट, एंड दैट विल ऑलवेज बी टेकन बाय मेजॉरिटी, एंड दोज हु आर अग्रीइंग विल साइन द सेम, विल साइन द आर्बिट्रेशन अवार्ड. Arbitration award shall comply with all लीगल फॉर्मेलिटीज. जैसे फ्रेंड्स हमने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट देखा था, तो उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज थी. अभी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देख रहे हैं, उसकी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है. वैसे कल नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रल अवार्ड की लीगल फॉर्मेलिटीज देखेंगे. तो अवार्ड भी एकदम लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करे वैसा होना चाहिए. Plus, arbitrator should also be ready to comply with all the legal formalities. Plus, disclosure of independence and devotion of sufficient time. यानी अपॉइंटमेंट होते ही ऐसी कोई भी सिचुएशंस हो जिसके कारण शायद से इंडिपेंडेंस को अफेक्ट हो, इम्पार्शियलिटी को अफेक्ट हो, बायसनेस आ सकती है, तो ये सारी चीजों का डिस्क्लोजर आर्बिट्रेटर को पहले ही दिन क्या करना चाहिए, पार्टीज को कर देना चाहिए. एंड आर्बिट्रेटर को जितना हो पाए उतना पर्याप्त, जितना समय की जरूरत हो, आवश्यकता हो, उतना समय हमेशा arbitration process को डिवोट करना चाहिए. So friends, these are the 9 duties of an arbitral tribunal. And what is the provision if arbitral tribunal fails to comply with any of four described duties, then challenge may be made to arbitral tribunal and further to courts. हम थोड़ी देर में देखते हैं कि व्हाट इज दिस चैलेंज, राइट. चैलेंज की बात क्या है, पर वो हम थोड़ी देर में देखते हैं. पर अगर कोई भी गलती हुई तो पहले तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास चैलेंज करेंगे, एंड फर्दर अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला so we can always go and challenge to respective courts. So that's how these duties are very very important for an arbitrator to be taken care of. अब फ्रेंड्स इस आंसर को एक बार हम पढ़ते भी है साथ साथ. What are the duties of arbitral tribunal? सबसे पहला पॉइंट, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज. इट इज द ड्यूटी ऑफ आर्बिट्रेटर टू ट्रीट ऑल पार्टीज इक्वली. इट इज द ड्यूटी ऑफ आर्बिट्रेटर टू गिव फुल अपॉर्चुनिटी टू एवरी पार्टी टू प्रेजेंट हिज केस. सो ट्रीट
equally and full opportunity to present his case. वो चीज का खास ध्यान रखना है. Timely disposal of arbitration proceedings. One of the basic objective of the act is expeditious justice. Expeditious का मतलब होता है timely justice. So it is the duty of the arbitrator to dispose of the arbitration proceedings as expeditiously as possible. An arbitrator cannot perennially adjourn the arbitration proceedings. यानी कोई जरूरत ना हो तो unnecessary उन्हें प्रोसीडिंग्स को एडजर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है. मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी. इट इज द ड्यूटी ऑफ द आर्बिट्रेटर and of each party to keep confidentiality of the arbitration proceedings. All the evidences, documents produced before the arbitrator, and even oral submissions made by the parties before the arbitrator have to be kept confidential. The confidentiality of information is one of the key advantages of arbitration, because of which many people avoid litigation through court proceedings and instead prefer arbitration. So ये confidentiality है, बातचीत अंदर के अंदर रहेगी, इसके लिए काफी सारे लोग आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं. आर्बिट्रल अवार्ड, तो खास कुछ चीजें. आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी मेड इन राइटिंग, ओके, इट शैल बी साइन. ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. प्लस द आर्बिट्रल अवार्ड शैल स्टेट द रीजंस व्हाई इट इज बेस्ड, व्हाई ऑन विच इट इज बेस्ड. सो रीजंस होने चाहिए. स्टेट डेट एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, and the signed copy shall be delivered to each party. In short, this we will see in the next lecture कि arbitration award कैसा होना चाहिए. जैसे हमने देखा था arbitration agreement कैसा होना चाहिए, अभी हम देख रहे हैं arbitral tribunal कैसा होना चाहिए. वैसे next lecture में हम देखेंगे कि arbitration award कैसा होना चाहिए. Decision by majority. In arbitration proceeding with more than one arbitrator, any decision of arbitral tribunal shall be made by majority of all its members. Plus no one-way communication. Any arbitrator should avoid any unilateral communication with one party. If a party shares any document or information with arbitrator, he should share such document or information with other parties and other arbitrator. And this ensures that every party, every arbitrator has a complete knowledge of arbitral proceeding and all relevant information so that each party can present its case. So एकदम perfect communication maintain होना चाहिए. Every arbitrator to make a written disclosure of every circumstances which gives justifiable doubts or where it might affect the possibility of devoting the time. ये हमने डिस्कस कर लिया. Notice to the parties. An arbitrator should give notice to each party and reasonable opportunity to present the case. Okay. The arbitrator is entitled to proceed ex parte. By listening to one party. If the party to whom reasonable notice have been given does not attend the hearing. अगर यानी रीजनेबल नोटिस देने के बावजूद भी अगर कोई पार्टी नहीं आती है तो फिर आर्बिट्रेटर एक पार्टी को सुन के अपना केस शुरू कर सकता है या एक पार्टी को सुनने के साथ अपना केस शुरू कर सकता है. एंड व्हाट इज लास्ट? कंप्लायंस ऑफ ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स. सो एन आर्बिट्रेटर हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. He should not disregard the principles of natural justice. He must have scrupulous regard to the ends of justice. So उसे हमेशा reasonable opportunity of being heard देना चाहिए. He should decide the dispute referred to him in a very judicious manner. Judicious का मतलब क्या होता है friends? In a very thoughtful, careful manner. He should strictly follow the arbitral procedure. He should adjudicate only such disputes as have been referred to him by the parties. So this is very important friends कि वो सारे legal requirements का क्या करता है? पालन. So that's why if we go for fast revision, equal treatment, no unilateral communication, notice देनी चाहिए, टाइमली डिस्पोजल करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, मेजॉरिटी से डिसीजन लेना चाहिए, आर्बिट्रेशन अवार्ड परफेक्ट होना चाहिए, दे शुड अग्री टू कंप्लाई विद लीगल फॉर्मेलिटीज, डिस्क्लोजर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड उसे सफिशिएंट टाइम, खास करके एकदम सफिशिएंट टाइम उसे प्रोवाइड करना चाहिए. दिस आर द ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल.
I hope you have written this. Okay. Now one another answer which is a kind of a repetition, इतना important answer नहीं है, means समझने के लिए अब simple है, that is legal requirements of arbitral tribunal. जैसे हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अग्रीमेंट देखा था, वैसे अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिपीटेशन है. फर्स्ट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कुड बी ऑफ एनी नेशनैलिटी. ये बात फ्रेंड्स मैंने पहले भी आपको कही कि भाई डोमेस्टिक कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन होगा तो ये प्रश्न उठेगा ही नहीं, पर अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो इट इज टू बी डिसाइडेड बाय बोथ द पार्टीज, एंड वो कोई भी नेशनैलिटी का हो सकता है. शैल बी capable of contracting, major sound mind, not debarred by law. यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को किसी भी प्रकार का बायसनेस नहीं होना चाहिए, राइट? ही शुड बी वेरी न्यूट्रल. He should not be connected with any of the parties. He should always remain impartial. Right. So these are the main points which arbitral tribunal shall always take care. अगर इसमें भी कोई दिक्कत हुई तो या तो सबसे पहले चैलेंज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को होगी, एंड फर्दर मोर ये चैलेंज कहाँ जा सकती है, देन इट कैन गो or furthermore to courts also. Right. Now let us read this from module. आपको कई बार लगेगा सर ये आंसर्स तो एक एक जैसे, बिकॉज फ्रेंड्स हमने बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आपको सब कुछ सेम ही लगेगा. बी कैटेगरी, राइट? रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. The arbitrator could be of any nationality. There is no requirement that arbitrator should be of the nationality of one of the parties. This is relevant in international commercial arbitration where the parties are from different countries. In such a situation, an arbitrator who belongs to the nationality of one of the parties may be considered as biased. And at the same time, merely because the arbitrator is of the nationality of one of the parties, it would not automatically amount to presence of bias. So arbitrator in short कोई भी रख सकते हैं. दूसरा, capable of contracting. So the arbitrator should be capable of contracting. This is because arbitration is a private arrangement and requires consent of all involved, that is parties and arbitrators. सबकी सम्मति चाहिए. So there is a contractual relation between the arbitrator and parties, whereby the arbitrator gives a service of adjudication to parties for remuneration. Therefore, all requirements of contract as noted in Indian Contract Act shall be fulfilled. Lack of bias, in other words, should not be biased. Instead, should remain all time independent and partial. Independence यानी independence and partiality. एक एग्जाम्पल है, अनिल who is a chartered accountant with his own independent practice is the arbitrator in an arbitration between Tata and Suzuki. अनिल की जगह मेरा नाम ले लो, राइट? मैं आर्बिट्रेटर हूं. Situation 1, prior to starting my practice, I used to work for 5 years with Tata. In this situation, the law would deem me to be lacking independence because I was connected to one of the parties. दूसरा सिचुएशन, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अनिल वुड अलाउ टाटा टी टू मेक मोर लिबर्टीज बिकॉज मैं पहले वहां जॉब करता था. फॉर इंस्टेंस, टेकिंग एज मच टाइम फॉर मेकिंग ओरल आर्ग्यूमेंट्स, क्रॉस एग्जामिनेशनिंग द विटनेस, फॉर सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स, एक्सेट्रा. ऑल्सो द प्रोसीडिंग्स वर adjourned
whenever so requested by टाटा, यानी टाटा जब मुझे कहता था मैं प्रोसीडिंग को एडजन कर देता था, टाटा को जब ज्यादा समय की जरूरत थी मैं उन्हें देता था. When Suzuki Motors wanted extra time, they were not allowed. In few instances, when they were permitted, they were asked to pay a heavy cost to Tata for delaying the proceedings. So टाटा कहता था तो मैं सब कुछ करता था, सुजुकी कहता था तो मैं नहीं करता था, ये करता था तो मैं सुजुकी कहता था टाटा को तुम कंपनसेट करो. This would be a case where the arbitral tribunal clearly favors and is partial towards Tata Tea, and therefore arbitrator lacks impartiality. This requirement of previous employment, यानी normally previous employment अगर होगा तो ये दिक्कत आएगी. But the requirement of previous employment does not operate in equal measure when the party involved is the government. In such instances, there is no automatic doubt where the arbitrator is a government employee and one of the party to arbitration is the state, यानी कि government. At the end, it must be understood that even though there might be previous connection between the arbitrator and one of the parties or the persons, previous behavior might have raised doubts as to their impartiality. It does not prevent parties from appointing that person as arbitrator. यानी जरूरी नहीं कि हर बार, मैंने बोला था एकदम सब्जेक्टिव है, घुमा फिरा के कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है, राइट? सो इन अदर वर्ड्स, parties have full autonomy to waive off any of the objectionable grounds and make the appointment. However, once appointed, the party that made or agreed to the appointment cannot raise a challenge on the very same ground, but they can raise a challenge on a new ground. Because जब पार्टीज को पता है कि इंडिपेंडेंस को अफेक्ट हो सकता है, इम्पार्शियलिटी को अफेक्ट हो सकता है, उसके बावजूद वो लोग अपॉइंट करते हैं, तो भविष्य में वही इम्पार्शियलिटी या इंडिपेंडेंस के ब्रीच का डाउट वो नहीं ला सकते, पर दूसरे किसी ग्राउंड पे दे कैन ऑलवेज रेफर. एग्जाम्पल, पार्टी ए न्यू दैट विकास हैड बीन द एम्प्लॉय ऑफ पार्टी बी, yet goes ahead and appoints or agree to appointment of Vikas as arbitrator. Party A cannot later on challenge Vikas on the ground that he had been an employee of party. It can, however, challenge him on other grounds which could not be disclosed by Vikas. This is so because the parties have the right to choose their arbitrator and the right to waive concerns. The law requires that all objectionable issues to be brought to the notice of parties so that they can make an informed decision, a thoughtful decision. Once the choice has been made, the law respects and enforces them. ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, एक बार खाली उसे रीड कर लो वापस से. फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स, कुछ इंस्टेंसेस इन्हें लर्न बाय हार्ट कर लेना. लाइक कुछ इंस्टेंसेस जहां पे बायसनेस प्रेजेंस हो सकती है, ऐसा लगभग हमें लगता है. कौन कौन से इंस्टेंसेस? आर्बिट्रेटर इज एन एम्प्लॉय, कंसल्टेंट और एडवाइजर और हैज अ पास्ट और प्रेजेंट बिजनेस रिलेशनशिप, यानी कोई भी प्रकार से वो बिजनेस में कोई भी तरीके से इन्वॉल्व है तो हो सकता है. The arbitrator currently represents a lawyer or law firm acting as an advisor for one of the parties. The arbitrator has given legal advice or provided an expert opinion on the dispute to a party or an affiliate to one of the parties. Affiliate यानी तेरे एक जगह बायसनेस हो सकती है, क्लोज फैमिली मेंबर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव या सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो या आर्बिट्रेटर का प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हो हमारे केस के अंदर. तो इन दैट ऑल सिचुएशंस यू कैन से दैट ऑलमोस्ट देयर माइट बी प्रेजेंस ऑफ बायस. उसमें एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितना मैंने हाईलाइट किया उतना खाली आप नोट डाउन करना. सो यहां से शुरू करना, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं जस्ट नोट डाउन दैट मच.
सो फ्रेंड्स, हम एक लास्ट टॉपिक की ओर जाते हैं ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, दिस पार्ट सी, एंड दैट इज टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. सबसे फर्स्ट पॉजिटिव थिंग, कंप्लीशन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स. यानी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स ही क्या हो गए, समाप्त हो गए. तो ऑब्वियस है आर्बिट्रेटर को निकलना ही है. यानी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में जो 5 डिस्प्यूट दिए थे और पांच डिस्प्यूट खत्म हो गए. म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. दोनों पार्टीज ने मिलजुल के डिसाइड किया कि आर्बिट्रेटर बराबर से काम नहीं. दोनों पार्टीज सेम सोच रही है, तो उन्होंने क्या किया, आर्बिट्रेटर को निकाल दिया. विड्रॉल बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. आर्बिट्रेटर खुद काम करना नहीं चाहता था, आर्बिट्रेटर खुद निकल गया, तो भी कोई बात नहीं. Inability of arbitral tribunal to perform duties intended to be done in arbitration proceedings. And last is appointment of arbitral tribunal is चैलेंज. ये किसके पास आप चैलेंज कर सकते हैं, हम देखते हैं राइट कि कैसे चैलेंज वैलेंज होगा. ये सारे सिचुएशन में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का टर्मिनेशन होगा. फर्स्ट सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी सारे सिचुएशन में नए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा. नया आर्बिट्रेटर वापस से या तो पार्टीज अपॉइंट कर सकती है, या तो दे कैन रेफर टू कोर्ट और दे कैन रेफर टू परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन. So this is friends with respect to termination of arbitral tribunal. चलो फ्रेंड्स, इसे भी रीड कर लेते हैं. चैलेंज वाला पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सबसे फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है, विड्रॉवल बाय आर्बिट्रेटर. एन आर्बिट्रेटर मे विड्रॉ फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी वो हमेशा वॉलेंटरी विड्रॉ कर सकता है. द एक्ट डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू विड्रॉल एक्सेप्ट दैट द एक्ट एंटाइटल्स द आर्बिट्रेटर टू विड्रॉ फ्रॉम हिज ऑफिस. Thus the arbitrator who resigns from his office may or may not specify the reasons. कोई रीजन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं. An arbitrator does not perform any public duty and so he cannot be forced to continue as arbitrator against his own will. यानी कि सो आर्बिट्रेटर जब चाहे तब ऑफिशियली वो अपनी वॉलेंटरली वो रिटायर हो सकता है. द पार्टीज में विथ म्यूचुअल कंसेंट अग्री टू एंड द मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर. दैट इज द पार्ट मैंडेट यानी एप्लीकेशन और वर्क. दैट इज द पार्टीज में म्यूचुअली डिसाइड टू टर्मिनेट द आर्बिट्रेटर. इनएबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेटर टू परफॉर्म the mandate, the work, the application of arbitrator shall be terminated if he becomes unable to perform his functions. Example, by the reason of physical incapacity, serious illness, loss of nationality as stipulated, etc. Or for any reason he fails to act with undue delay. Without undue delay. Example, by reason of his active involvement in his own business or loss of interest in the subject matter, वो बहुत delay कर रहा है. If a controversy arises as to whether the mandatory of the arbitrator is terminated or court को हमने अपील कर दी, all those situations. Completion of arbitration proceedings. The mandate of arbitrator
comes to an end in following cases. Come when the arbitral proceedings are terminated by the final arbitral award of the arbitral tribunal. यानी कि जब arbitration का प्रोसेस पूरा समाप्त हो जाए, फाइनल अवार्ड आ जाए. If the arbitral award is not made within 12 months from the date of completion of pleading under section 23, तो भी. And last is appointment of arbitrators challenged. ये फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा देखेंगे, पर अभी फिलहाल एक शॉर्ट में पढ़ लेते हैं. As per section 12(3), the appointment of person as arbitrator may be challenged. कब circumstances exist that give rise to justifiable doubt as to independence or impartiality, or he does not possess the qualification agreed to by the parties. यानी बेसिकली कौन सा ग्राउंड हो सकता है? Doubts as to his independence or impartiality. He has not possessed the qualifications agreed. The parties who intend to challenge an arbitrator shall within 15 days after becoming aware of the circumstances send a written statement of reasons for challenge to the arbitral tribunal. यानी हम नेक्स्ट सेक्शन में पूरा डिटेल में देखेंगे कि सबसे पहला चैलेंज तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को जाता है. The appointment of arbitrator whose appointment is challenged shall be terminated if he withdraws from his office or the other party agrees to challenge. यानी बाद में वो withdraw कर ले या फिर कोई challenge करे. If the arbitrator whose appointment is challenged does not withdraw from his office and the other party does not agree to challenge, the challenge is unsuccessful, and so the arbitral tribunal shall continue the arbitration proceeding and make an arbitral award. यानी मैंने उसको चैलेंज किया, उसने विड्रॉ नहीं किया और मैंने भी फर्दर कोई अपील नहीं की, तो कंटिन्यू. However, the party who had challenged the appointment of arbitrator shall have a right to make an application to the court for setting aside such an arbitral award. यानी वो चैलेंज कर सकता है कोर्ट को. यहाँ पे कोर्ट जो है वो अलग है फ्रेंड्स. अभी हम जो आज के दिन में हम जितनी बार कोर्ट आता था इतनी बार हम क्या कहते थे? डोमेस्टिक तो हाई कोर्ट, इंटरनेशनल तो सुप्रीम कोर्ट. ये कोर्ट अलग हो जाएगी, डोमेस्टिक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड इंटरनेशनल तो हाई कोर्ट. बिकॉज हियर वी आर चैलेंजिंग, हियर देयर इज अपील. बिफोर होम टू रेज द चैलेंज शॉर्ट में देख लेते हैं. हमेशा पहली चैलेंज आएगी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एंड फर्दर कहां जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट. सो फर्स्ट चैलेंज इज टू बी मेड टू tribunal and later on to whom? To courts. This is how the things will go. चलो शॉर्ट में देख लेते हैं. यहां पे it must be clearly understood that the first challenge must be raised. नेक्स्ट लेक्चर में डायग्राम से बताऊंगा. Must be raised before the arbitral tribunal itself. Only after that the challenge could be raised in front of district court for domestic arbitration and high court for international arbitration. This is very similar setup when compared to judiciary, when challenge against the judge is first point be heard by the judge himself and later on by the higher court. ये तो नॉर्मली जुडिशियल सिस्टम में भी ऐसा होता है कि अगर जज की बात से आप सहमत नहीं होता पहले जज के सामने चैलेंज करो, वो नहीं मानता तो फिर हम फर्दर अपील में जाते हैं. Once the arbitrator has been terminated, then what? In such instances, the law provides that a new arbitrator could be appointed, keeping in mind the original method of appointment. If, however, that fails, then the parties are free to approach the Supreme Court or High Court. देखो, ऊपर चैलेंज करने के लिए it is District Court and High Court, and appointment के लिए it is High Court and Supreme Court. So both the appointing authorities are different. And ये friends मैंने आपके साथ आगे की इनिशियल 2 लेक्चर्स में अंडरस्टैंडिंग के तौर पे डिटेल में डिस्कस किया था अथॉरिटीज अंडर द एक्ट और सीट ऑफ आर्बिट्रेशन. तब मैंने आपके साथ डिटेल में इस चीज के ऊपर डिस्कशन की थी. एग्जाम्पल, राहुल वॉज अ मेंबर ऑफ 3-person ट्रिब्यूनल टू एडजुडिकेट अ डिस्प्यूट बिटवीन डेल, माइक्रोसॉफ्ट एंड इंटेल. Rahul was appointed by Microsoft. He had an earlier occasion being associated as a software consultant with Microsoft. When the arbitration proceedings were ongoing, on 2 occasions Rahul privately met Microsoft lawyers and failed to inform either the other arbitrators or the parties about the meeting or contents of the meeting. It was also observed that Rahul adopted an unduly harsh attitude toward the representative of Dell and Intel, all the while remaining extremely friendly with Microsoft representatives and lawyers. So Rahul का एक biased attitude दिख रहा था. Here in the case, Rahul can be challenged on grounds of bias. His previous association and actions during the proceedings clearly point out his tendency to favor Microsoft above other parties. Assume that Rahul was removed, a new arbitrator has to be appointed. In such a situation, the original method, that is Microsoft making the appointment, would remain again
If however Microsoft fails to make the appointment, the other parties can approach to court to fill the vacancy. So hereby we end up with this particular procedure of arbitration tribunal. This was part C. So now we need to move to part D. पर पार्ट डी के ऊपर जाए उसके पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूं, अभी आपके पास नोट्स आई हो तो नोट्स ना आई हो तो रिफर फ्रॉम ICA मॉड्यूल पेज दिस टू दिस. कौन से पेज जस्ट मैं बता देता हूं. हमने लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स पेज 17 तक पढ़ा था, तो अब आपको कहां से पढ़ना है. पेज 17 जो आधा था वो पेज 5.17 से लेके और थोड़े ज्यादा पेजेस आएंगे. आपको टोटल 9 पेजेस रीड करने होंगे. एंड अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी द डाउट्स, राइट. यू हैव माय नंबर, सो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी. आई ट्राई टू सॉल्व द सेम, नथिंग टू वरी. सो दिस इज फ्रेंड्स समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टुडेज सेशन. एंड ऑल्सो फ्रेंड्स आज हमने बेसिकली क्या क्या डिस्कस किया था. तो टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कब होता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में क्या क्या होना चाहिए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की ड्यूटीज क्या है. मेन हमने फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस हमने पूरा डिस्कस किया था दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या तो पई अपॉइंट कर सकता है, या तो कोर्ट अपॉइंट कर सकता है, या तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट कर सकता है. दिस वाज द मेन प्रोसेस. एंड एंड में खास फ्रेंड्स 5.70 टू 5.25 पढ़ना मत भूलना. एंड अगर आपके पास नोट्स आ चुकी हो नौकर की तो नोट्स पढ़ना तो भी चलेगा. एंड अब जब मॉड्यूल में से पढ़ोगे तो मॉड्यूल से ज्यादा तो हमने ऑब्वियसली इस लेक्चर में डिस्कस किया होगा. थैंक यू. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.